नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। भारत के एएमसीए प्रोग्राम के लिए साफरान और रॉल्स रॉयस के इंजन पर अंतिम फैसला भारत 2022 में करेगा। समुद्र में बढ़ेगी भारतीय नौसेना की ताकत, बेड़े में शामिल होने जा रही है घातक समरी। मिशन को पूरा कर खुद को ही कहा जाएगा रॉकेट। इसरो अंतरिक्ष में करने वाला है एक नया करिश्मा। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसे प्रधानमंत्री लीड करते हैं, वे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को 15,000 करोड़ रुपए का फंड मुहैया कराएंगे एएमसीए डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा जॉइंट वेंचर के साथ विदेशी भागीदार के साथ एक नए हाई थ्रस्ट क्लास इंजन के निर्माण के लिए डिफेंस एक्सपो 2022 जो कि मार्च में होगा, उसमें उसे चुना जाएगा और इस जॉइंट वेंचर के एग्रीमेंट को 2022 के मध्य में भी साइन कर लिया जाएगा। अब भारत के पास दो ऑप्शन है, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि रॉल्स रॉयस और साफरान। डीआरडीओ, एचएएल और डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ साथ पीएम ऑफिशियल के जो लोग हैं वो बात करेंगे इंजन मैन्युफैक्चरर्स साफरान और ब्रिटिश रॉल्स रॉयस के साथ बात करेंगे एएमसीए मार्क II के इंजन के विकास के लिए, जिसमें कि 110 किलो न्यूटन का थ्रस्ट क्लास इंजन बनाया जाना है, वो भी जॉइंट वेंचर के साथ। आपको बता दें कि साफरान ने भारत को अपने M88 कोर का ऑफर किया है और ये जो नया इंजन होगा वो 110 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करेगा। इसके अलावा साफरान भारत को कोर सेक्शन की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी करना चाहता है, लेकिन आपको बता दें कि साफरान ने करीबन $6 बिलियन की मांग की है इस इंजन के निर्माण के लिए और साफरान अपने राफेल फाइटर जेट का इस्तेमाल करेगा फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में, जहां पर इस इंजन को परखा जाएगा। और फ्रांस ने कहा है कि ये जो फ्लाइट ट्रायल्स होंगे वो फ्रांस में होंगे और उसके बाद इनका प्रोडक्शन भारत में होगा। यही साफरान कम से कम इंजन प्रोडक्शन गारंटी भी मांग रहा है जो इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत है, जिससे कि ये प्रोग्राम काफी लंबे समय तक चल सकता है। अगर बात करते हैं रॉल्स रॉयस की, तो उसने EJ200 के न्यू कोर सेक्शन का ऑफर भारत को किया है और वो भारत को पूरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकार भी देगा। इसके अलावा इसमें अपग्रेड ऑप्शन भी होंगे। रॉल्स रॉयस ने इंजन निर्माण में सहभागिता के लिए उतने ही पैसे मांगे हैं जितना कि फ्रांस की फर्म साफरान मांग कर रही है। रॉल्स रॉयस अपने बोइंग 747 फ्लाइंग टेस्ट बेड का इस्तेमाल करेगा इंजन के टेस्ट करने के लिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि इससे इंजन के सभी तरीके के जो माप होते हैं वो अच्छी तरीके से हो पाएंगे ताकि इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी रहे। बता दें कि नए इंजन में 20% वेरीफाइड ग्रोथ भी होगी ताकि भविष्य में दूसरे फाइटर जेट्स जैसे कि तेजस मार्क II, TEDBF और भविष्य के अन्य नागरिक और परिवहन विमानों में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि दोस्तों, दोनों ही देश पैसा काफी ज्यादा मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी इंजन के लिए। तो ऐसे में रॉल्स रॉयस भारत को आईपी के अधिकार भी दे रही है और इसके अलावा 20% की जो वेरीफाइड ग्रोथ है वो भी भारत को मिलेगी, क्योंकि केवल भारत को एएमसीए मार्क II के निर्माण में जो इंजन इस्तेमाल होगा वहीं तक सीमित नहीं रहना, बल्कि भारत इनका इस्तेमाल अपग्रेडेशन के साथ अपने दूसरे फाइटर जेट्स में भी कर सकता है। हालांकि बहुत अच्छा फैसला होगा कि अगर भारत रॉल्स रॉयस के साथ जाता है, लेकिन फ्रांस के साथ भारत के ऑलरेडी संबंध बहुत अच्छे हैं और भारत ने फ्रांस से राफेल भी खरीदे हैं। तो ऐसे में फ्रांस की तरफ से कई सारी चीज़ें नहीं दी जा रही हैं, लेकिन वो साथ में मिलकर काम करने को तो तैयार है और कुछ तकनीक भी वो भारत को शेयर करेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन से इंजन को चुनना भारत के लिए फायदेमंद होगा? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इसके अलावा जो हमारा कावेरी इंजन है वो अब रशिया जाने वाला है और IL-76 से उसका परीक्षण होगा। हालांकि उसका इस्तेमाल भारत UAV और UCAV प्रोग्राम में करेगा, लेकिन फिर भी जब तक भारत जॉइंट वेंचर के साथ इंजन नहीं बनाएगा तब तक हमें भी इंजन की तकनीक नहीं मिल पाएगी। आपको क्या लगता है, भारत को किस देश के साथ जाना चाहिए इंजन के संयुक्त रूप से विकास करने के लिए? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन ने कहा कि BEL को बहुत जल्द ही 25 मिलियन यूरो की डील मिलने जा रही है, जिसके तहत वे राफेल फाइटर जेट के TR मॉडल्स को बनाएंगी भारतीय वायुसेना के लिए। बता दें कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पहले से ही ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल की सप्लाई कर रही है, जो कि रडार का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है और कंपनी पिछले साल 1700 TR मॉड्यूल्स को सप्लाई भी कर चुकी है। इसके अलावा 8000 की संख्या में भी TR मॉड्यूल अभी पाइपलाइन में है और जो नई डील मिलेगी उसमें 4000 की संख्या में TR मॉड्यूल बनाए जाएंगे BEL के द्वारा, जिनकी जो लागत है वो 25 मिलियन यूरो होगी। बता दें कि कंपनी को पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को बनाने के लिए ऑर्डर मिल चुका है इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और भारतीय नौसेना की तरफ से, जिसमें कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 4000 करोड़ रुपए, इंडियन आर्मी की तरफ से 3500 करोड़ रुपए और भारतीय नौसेना के लिए बनने वाले नेवल सिस्टम के लिए 3000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। बता दें कि इन सब के अलावा 4000 करोड़ रुपए का एक अतिरिक्त कॉन्ट्रैक्ट है जिसपे कि आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे रडार और ग्राउंड सिस्टम को बनाया जाना है, जो कि पाइपलाइन में है।
विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि जब तक सभी मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता तब तक चीन के साथ सामान्य संबंध स्थापित नहीं हो सकते हैं। एक सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि चीन के साथ कई दौर की बातचीत के बावजूद हमारे पास अभी भी कुछ मुद्दे हैं और जाहिर तौर पर चीन के साथ सामान्य संबंध नहीं हो सकते हैं जब तक कि सब कुछ सही तरीके से हल नहीं हो जाता है। लद्दाख के मामले में उन्होंने बताया कि पिछले साल हमने देखा कि चीन ने आक्रामक मुद्रा बनाए रखी है और पूर्वी लद्दाख में हमारी सीमा पर कई तरह से अतिक्रमण करने की कोशिश की है और ये शांति और सुरक्षा के अनुकूल नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप हम सामान्य संबंध नहीं बना पाए। देश की सुरक्षा को देखते हुए भारत लगातार विध्वंसक युद्धपोत और पनडुब्बियों के निर्माण के क्षेत्र में तेजी से काम कर रहा है और अब कलवरी क्लास की चौथी सबमरीन आईएनएस वेला 25 नवंबर को भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगी। कलवरी क्लास की चौथी सबमरीन आईएनएस वेला को मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में बनाया गया है। इससे पहले आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी और आईएनएस करंज भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी है और ये सारी सबमरीन फ्रांसीसी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की तकनीक पर बनाई गई है और दुनिया की बेहतरीन सबमरीन में से एक है। आईएनएस वेला जो कि 75 मीटर लंबी है और इसमें 35 नौसैनिक और 8 ऑफिसर आ सकते हैं। ये समुद्र के अंदर 37 किलोमीटर यानी करीबन 20 नॉटिकल मील की रफ्तार से चल सकती है और ये एक बारी में 1020 किलोमीटर की दूरी समुद्र के अंदर तय कर सकती है और एक बार अपने बेस से निकलने के बाद ये 50 दिन तक समुद्र में रह सकती है। आईएनएस वेला में दुश्मनों के जहाज पर हमला करने के लिए 18 टॉर्पीडो लगे हैं और इसमें टॉर्पीडो की जगह 30 सी माइंस भी लगाई जा सकती हैं, जिससे दुश्मन के जहाजों को तबाह किया जा सकता है। ये सबमरीन दुश्मन के जहाजों को तबाह करने के लिए मिसाइलों से भी लैस है, जो पलक झपकते ही उनका खात्मा कर सकती है। भारतीय नौसेना में इस समय 16 सबमरीन है। इनमें से स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिहंत के अलावा 4 शिशुमार क्लास और 8 सिंधु क्लास की सबमरीन है। स्वदेश में बनी कलवरी क्लास की 3 सबमरीन भी नौसेना में शामिल हो चुकी है। आईएनएस वेला के नौसेना में शामिल हो जाने के बाद इनकी कुल तादाद 17 हो जाएगी। कलवरी क्लास की 2 और सबमरीन वागीर और वागशीर के अगले साल के अंत तक नौसेना में शामिल होने की संभावना है। अरिहंत क्लास की स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन अरिघात के समुद्री ट्रायल भी चल रहे हैं और इसके अगले साल तक नौसेना में शामिल होने की पूरी संभावना है। नौसेना अगले दशक तक 9 न्यूक्लियर और 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाने की योजना पर भी काम कर रही है। भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिल रहा है और ऐसे में अमेरिकी प्रतिबंधों का डर जो है वो अभी भी लग रहा है और एक बार फिर से प्रतिबंधों को लेकर बात सामने आई है और अब अमेरिका ने मामले को लेकर अपनी बात रखी है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि हमने रूस के साथ भारत के हथियारों के लेन देन के संबंध में संभावित छूट का कोई फैसला नहीं किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि काटसा का किसी देश को लेकर कोई छूट का प्रावधान नहीं है। रूस से S-400 की खरीद को लेकर अमेरिका काफी टेंशन में है। इसका कारण है अमेरिका सालों से चाहता है कि भारत रूसी रक्षा प्रणालियों पर अपनी निर्भरता को खत्म कर दे। पिछले कुछ सालों में भारत ने अमेरिका से अपना रक्षा आयात बढ़ाया है। हालांकि इन सब के बावजूद रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर बना हुआ है, लेकिन चिंता की वजह यह है कि अमेरिका के द्वारा पारित किए गए 2017 में काटसा एक बड़ी समस्या है। इस कानून का मकसद ईरान, रूस और उत्तर कोरिया को सबक सिखाने से है। इस कानून में रूसी रक्षा और खुफिया क्षेत्रों के साथ लेन देन को लेकर लिस्टेड 12 प्रतिबंधों में से कम 5 प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अमेरिका ने लंबे समय से नाटो के सहयोगी रहे तुर्की पर भी 2020 में S-400 की खरीद को लेकर प्रतिबंध लगाए थे। अमेरिकी प्रतिबंधों को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय कह चुका है कि भारत और अमेरिका के बीच एक ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। भारत का रूस के साथ भी एक खास स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। भारत ने हमेशा से ही एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई है और ये हमारे डिफेंस सेक्टर से जुड़े मामलों में लागू होता है। भारत इस एयर डिफेंस सिस्टम को चीन और पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों के हमलों की काट के तौर पर देख रहा है। भारत को चिंता इस बात की है कि चीन ने मार्च 2014 में रूस से S-400 का ऑर्डर दिया था और 2018 में इसकी डिलीवरी भी शुरू हो गई थी। पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के दौरान जो मई 2020 में शुरू हुआ था वो अभी अनसुलझा है। चीन ने कथित तौर पर वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास S-400 को भी तैनात किया था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो एक ऐसा नाम है जो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाता है। चाहे बात 100 से ज्यादा सैटेलाइट्स को एक साथ छोड़ने की हो, जो कि स्पेस पर आधारित किसी हॉलीवुड मूवी के बजट से भी कम में चंद्रयान मिशन को अंजाम दे सकता है। अब इसरो ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है जो हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्मों की कल्पना को भी पीछे छोड़ देगा। इसरो ऐसे फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जो अब तक सिर्फ हॉलीवुड की साइंस फिल्मों में देखा जाता है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा रॉकेट जो मिशन की कामयाबी के साथ खुद को ही खा ले, एक ऐसी सैटेलाइट जो खुद गायब हो जाए। इसरो ऐसी ही जबरदस्त तकनीक पर काम कर रहा है। एक दो नहीं बल्कि ऐसी 46 फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है। इसरो के चीफ ने बताया कि हम तमाम ऐसी तकनीकों पर काम कर रहे हैं जिनमें कि रॉकेट खुद को खा जाएगा, जिससे कि समुद्र में कचरा ना गिरे।
इसरो के चेयरमैन ने कहा कि हमारे सभी रॉकेट में मेटल केस यानी कि वो धातु से बनी बॉडी होती है, जो लॉन्च होने के बाद या तो समुद्र में गिर जाती है या फिर फाइनल स्टेज के बाद अंतरिक्ष में रह जाती है, वो भी कचरे के तौर पर, जिन्हें कि हम स्पेस डिब्रीज भी कहते हैं। लेकिन हम एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं जिसमें रॉकेट खुद को ही पूरी तरह से खत्म कर देगा, जिससे ना तो समुद्र में कचरा गिरेगा और ना ही अंतरिक्ष में मलबा जमेगा। हम रॉकेट की बॉडी बनाने के लिए किसी खास मटेरियल की तलाश में है जो मोटर के साथ खुद को खत्म कर देगा। इस तरह एक ऐसी तकनीक पर भी काम किया जा रहा है जिसमें सैटेलाइट खुद ही गायब हो जाएगी, खुद ही पूरी तरीके से वो नष्ट हो जाएगी। यानी जब किसी स्पेसक्राफ्ट की उम्र पूरी हो जाए तो बस एक किल बटन दबाने से उसके नष्ट होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और वो अपने ऑर्बिट में पूरी तरह से खाक हो जाएगा। इसके उलट एक और तकनीक पर इसरो काम कर रहा है जिसमें कि रॉकेट खुद में आई गड़बड़ियों को खुद से ठीक कर सकता है। के-सिवन ने कहा कि जब रॉकेट उड़ान भरते हैं तो कभी कभी उनमें कुछ गड़बड़ियां आ जाती हैं। सेल्फ हीलिंग मटेरियल से ये खुद ही अपनी गड़बड़ियों को दूर कर सकते हैं। इन लाजवाब तकनीकों के अलावा इसरो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट, क्वांटम कम्युनिकेशन और एडवांस रडार पर भी काम कर रहा है। दरअसल इस तरीके की तकनीक पर इसरो का फोकस भारत को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।